एक्सेल शीट पे चलेंगे। तो आइए सीधे के सीधे हम एक्सेल शीट पे चलते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है 30 तारीख तक कि क्या आप एनपीएस में रहेंगे या यूपीएस में जाएंगे। तो गाइस आइए कंपेयर करते हैं एनपीएस यूपीएस को। तो लेट्स से किसी का बर्थ ईयर है 1990 और वो ज्वाइन करता है गवर्नमेंट सर्विस 2015 में। 60 इयर्स तक वो रिटायर होगा, तो यानी वो 2050 में रिटायर हो जाएगा। 35 इयर्स उसकी इयर्स ऑफ सर्विस है। सिर्फ येलो चीजों को आप चेंज कीजिएगा, बाकी चीजों को मत कीजिएगा, बाकी सब फॉर्मूला ड्रिवन। यहाँ बेसिक सैलरी हमने लिख दी, किसी की 20,000 रुपीज है, तो डियरनेस अलाउंस जो है वो 55% है, तो 11,000। तो टोटल बेसिक प्लस डीए जो है वो 31,000 रुपीज का हो गया। हम मानते हैं कि डीए और बेसिक का एनुअल इंक्रीमेंट करीबन औसतन 6% रहेगा सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें न्यू स्कीम्स भी आ जाती हैं। हर 10 साल में जो है वो एक बड़ा रिवीजन, पे रिवीजन भी होता है, तो ये सबको फैक्टर करते हैं, मैंने 6% पकड़ा। तो यानी इस व्यक्ति की जब रिटायरमेंट होगा तो इसकी बेसिक प्लस डीए की जो इनकम होगी, जो तनख्वाह होगी, वो होगी 2,38,000 रुपीज। ठीक है, तो आइए यहां पे आप समझते हैं एनपीएस में क्या होगा। तो एनपीएस में जो इन 35 इयर्स में जो ये 10% कंट्रीब्यूट करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्ड वर्किंग यहां पे की हुई है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन आएगा पर्सनली वो आएगा 44,31,296 रुपीज। तो उनका टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 44,31,296। वेयरएज गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा वो 62 लाख आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट 14% करती है, तो वो खुद 10% करेंगे और गवर्नमेंट 14% करेगी। अगर हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति ने 10% के रिटर्न्स कमाए, तो वो एनपीएस में डालेगा। एनपीएस में आपको भी पता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाला जा सकता है, बहुत सारे फंड मैनेजर्स भी हैं, आप उनके स्कीम्स में भी डाल सकते हैं। 75% तक आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी डाल सकते हैं। तो अगर आप उसका टोटल 10% देखेंगे तो ये माना जा रहा है कि आपका जो एनपीएस अमाउंट रिटायरमेंट पे होगा वो होगा करीबन 5,14,63,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हम ये मानते हैं, हम इसको 60% कर दें, अब हम ये मानते हैं कि अप टू 60% हम लमसम विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यानी अगर 5,14,00,000 का आपका कॉर्पस हुआ जब आप रिटायर हुए, तो अगर 60% उसमें से निकाला तो 3,08,00,000 रुपीज आप विड्रॉ कर पाएंगे। जो एन्युटी अमाउंट बचा, जो 40% बचा, वो होगा 2,05,00,000 रुपीज। अब देखिए, जब आप एफडी निकालेंगे तो या तो आप बहुत समझदारी से उसको रीइन्वेस्ट करेंगे, पर अगर आप बिल्कुल समझदारी से रीइन्वेस्ट नहीं करते तो एक प्योर प्ले एफडी में तो डाल ही सकते हैं। तो एफडी का ब्याज मैंने 6% पकड़ा है कि इस 3,08,00,000 पे आप 6% साल का कमा पाओगे। और वहां जो एन्युटी अमाउंट है उस पे मैंने 7% मान लिया है, क्योंकि उसमें कुछ पोर्शन इक्विटी में भी इन्वेस्टेड होता है। तो आइए अब देखते हैं आपकी मंथली पेंशन पे आउट कितनी होगी बेस्ड ऑन एनपीएस। तो जो एफडी का इंटरेस्ट होगा वो एफडी का ही इंटरेस्ट 1,54,000 रुपीज पर मंथ होगा। एफडी का ही इंटरेस्ट 1,54,000 होगा, और जो एन्युटी का इंटरेस्ट होगा वो होगा 1,20,082 रुपीज। ठीक है, तो यानी टोटल आपको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 2,74,474 रुपीज। ठीक है, तो अभी यहां तक समझते हैं, प्रोज एंड कॉन्स पे मैं बाद में आता हूं। ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशन समझ आ गई, तो कमेंट सेक्शन में बता देना अंडरस्टूड एनपीएस, मैं समझ जाऊंगा, आप एनपीएस समझिए। अब यूपीएस में क्या है? यूपीएस में हमने बताया कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% है, तो वही 44,31,296, पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा, तो वो हो जाता है करीबन 82 लाख रुपीस। पर जो यूपीएस है उसमें आपको जो लमसम मिलता है ना, वो बड़ा अजीबोगरीब सा कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन ऐसा है कि अगर आपने 10 साल से ज्यादा की सर्विस की है, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने 10 साल से कम की सर्विस की है तो आपको यूपीएस के अंडर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और ये वन ऑफ द कॉन्स भी है कि 10 साल की सर्विस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अगर आपने 10 साल से ऊपर की सर्विस की है तो जो आपका रिटायरमेंट पे आपका बेसिक प्लस डी है उसका 10वां हिस्सा, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका 10वां हिस्सा कितना है? 23,826। तो यहां पे मैं आपके सामने एक बार फॉर्मूला भी रन कर देता हूं। तो 23,000 इसको हम क्या करेंगे, बेसिक और डीए का 10th हिस्सा, तो ये हो गया 23,826। और जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन को डबल कर देंगे, क्योंकि हर 6 महीने को वो एक ड्यूरेशन मानते हैं। आपने कितने 35 इयर्स किए, तो 35 इयर्स का 2 टाइम्स कितना होता है? 70। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 16,67,881 रुपीज, जो यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो बड़ा सिंपल है, 10 साल के ऊपर जो भी आपका बेसिक और डीए होगा उसका जो भी अमाउंट आएगा उसका 1/10 हिस्सा मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो आपको ये 16,67,000 मिलेंगे। तो पहला फर्क ये देख लो कि एनपीएस के केस में आपको मिल रहा है 3,08,00,000 रुपीज, और यहां पे आपको मिल रहा है 16,67,000 रुपीज। अब ये भी लमसम है, तो इसको भी आप एफडी में डाल दोगे 6%। तो आपने क्या किया, यहां पे एफडी पे 6% पे डाल दिया, तो आपको महीने का 8,339 का इंटरेस्ट मिल गया। अब यूपीएस क्या कहता है, जो भी रिटायरमेंट के टाइम का बेसिक प्लस डीए था उसका आधा आपको जिंदगी भर मिलेगा। ठीक है, तो वो अमाउंट कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1,19,134 रुपीज। यानी इस केस में आपकी टोटल जो पेंशन आएगी वो आएगी 1,27,474 रुपीज।
तो एक तरफ यहां पे आपकी पेंशन आ रही है 2,74,000 रुपीज और एक तरफ यहां पे आपकी पेंशन आ रही है 1,27,000 रुपीज। अब हम खेलना चालू करेंगे, यानी कि कुछ अजम्पशंस में चेंजेस करेंगे, ठीक है, कुछ अजम्पशंस में चेंजेस करेंगे। तो आइए वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, हमने यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी से स्टार्ट किया। समझते हैं कि वो सैलरी अगर स्टार्ट हुई है सिर्फ 12,000 के बेसिक से, तो क्या होगा। तो इन दैट केस अगर हम देखें तो भी हम देखते हैं कि जो एनपीएस के अंदर है 1,64,000 का अमाउंट हो रहा है और यूपीएस के अंदर 76,000 का अमाउंट। कोई बहुत सीनियर लेवल पे ज्वाइन करता है और वो समझिए 40,000 के बेसिक पे ज्वाइन करता है, एक अजम्पशन ले लेता है। तो इन दैट केस क्या होगा, आप देखेंगे कि एनपीएस में फिर भी ज्यादा है और यूपीएस में कम। अच्छा गाइस, तीसरा सिमुलेशन ये है कि अगर 10% रिटर्न्स की जगह हम सिर्फ 8% रिटर्न्स बना पाए, इन दैट केस ऑल्सो यहां पे आप देखेंगे कि अच्छा खासा हमारे को पेंशन बन गया। अब वापस उसी व्यक्ति के लिए आते हैं जिसने 12,000 रुपए की बेसिक से स्टार्ट किया था। तो इन दैट केस ऑल्सो अभी भी अगर कम रिटर्न्स भी हम अज्यूम करें, फिर भी हमारा एनपीएस जो है वो हमें बेटर रिटर्न्स दे रहा है। तो गाइस अभी तक तो यही दिख रहा है कि एनपीएस जो है वो यूपीएस से बेटर चल रहा है। पर आइए समझते हैं दोनों के बीच का फर्क क्या है। सबसे पहली चीज जो एनपीएस के बेटर पॉइंट्स है, सबसे पहली चीज ये है कि एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक्ड है, ठीक है, एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक्ड है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी मार्केट्स के हिसाब से रिटर्न्स बनेंगे वो आपको बनेंगे, और आपको भी पता है कि लंबी अवधि में, क्योंकि आप 35 इयर्स के लिए अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आपको अच्छा रिटर्न्स बनने की संभावना होती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर बाय चांस 15-20 साल बाद आपको मन करता है या 10 साल के अंदर अंदर ही आपको मन करता है कि नहीं यार मैं ना प्राइवेट जॉब में स्विच कर जाता हूं, तो आप एनपीएस को एज इट इज उठा के प्राइवेट जॉब पे लेके जा सकते हो। आपका कॉर्पस खत्म नहीं होगा, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो सेकंड चीज तो आपके लिए ये होगी। थर्ड चीज, इवन न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस के लिए टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। तो ये एक एनपीएस ही है जिसकी टैक्स बेनिफिट आपको अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो आप बेसिक का 10% और 14% करते हैं तो वो टैक्स अवेलेबल, टैक्स का बेनिफिट आपको अवेलेबल। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। फोर्थ, तो एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे फंड स्कीम्स होती हैं, तो उसमें से सिर्फ 25% ही आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल के रखना है, अप टू 75% आप इक्विटी में डाल सकते हैं। अगर आप रिस्क अवर्स है तो 75 की जगह 60 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, पर अप टू 75% आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा फायदा है इसमें वो है कि आपको लंपसम पैसा जो है वो 60% एक साथ मिल जाता है जैसे ही आप रिटायर होते हैं। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इस पैसे को अगर आप एफडी भी कर देते हो तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ जाए। और अगला जो एक बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि जो एन्युटी अमाउंट, जैसे इस केस में वो एन्युटी अमाउंट अभी जो देखेंगे वो 81 लाख रुपीस दिख रहा है। तो ये एन्युटी अमाउंट आपके रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको एन्युटी देगा, और अगर आप एक स्कीम चेक करते हैं जिसमें रिटर्न हो जाएगा, तो आपके बच्चों को आपके जाने के बाद ये पूरा 81 लाख रुपीस रिटर्न भी हो जाएगा। तो यानी आपके जाने के बाद आपके बच्चों के पास वो एफडी का पड़ा हुआ अमाउंट भी रहेगा और ये पैसा भी वापस उनको मिल जाए। तो ये पावर है एनपीएस की, कि एनपीएस का जो पैसा है ना वो आपका है, वो कहीं जा रहा नहीं है, वो आपका है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन डिफाइंड था, मार्केट के बारे में पता नहीं था, बेनिफिट डिफाइंड नहीं है, पर बेनिफिट बहुत बड़ा है और बेनिफिट आपका खुद का है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एनपीएस के। पर क्या नुकसान है एनपीएस के वो समझते हैं। पहली चीज ये है कि जो भी पेंशन आपको मिल रही है, समझे आप 60 की उम्र से लेकर 80-85 तक जी जाते हैं, तो इसमें कोई इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं है, यही आपको 1,08,000 रुपए मिलता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम पहला नंबर है। दूसरा, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करता है। अगर सडनली एफडी के रेट्स 6% से 4%, 3% गिर गए, या फिर जो एन्युटी की रिटर्न्स है वो भी गिर गई, 3% रह गई, तो आपके पेंशन कम भी हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है मार्केट के हिसाब से। तीसरा, मार्केट का ही रिस्क है, अगर इतने सालों में मार्केट्स ने ठीक से रिटर्न नहीं दिए, जैसे जापान का केस हुआ था, तो वो भी एक रिटर्न्स का रिस्क है कि भाई आपको पता चला रिटर्न्स ही नहीं बने। दो, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, पर ये भी एक जो है इशू हो सकता है। और चौथा, आपके जाने के बाद किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, वो पैसे रिटर्न्स हो जाएंगे, पर पेंशन किसी को नहीं मिलेगी। आप गए, पेंशन खत्म, पेंशन सिर्फ उस दिन तक की। तो ये एनपीएस के जो है प्रोज एंड कॉन्स है। तो आइए समझते हैं यूपीएस के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। यूपीएस में सबसे बड़ा प्रो है गारंटीड पेंशन है। तो ये जो अमाउंट है ना 71,000 रुपए, ये गारंटीड है, आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसमें कोई मार्केट लिंक्ड कुछ भी नहीं। सेकंड चीज ये है कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। जैसे जैसे डीए बढ़ता है, जो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है, उसके हिसाब से आपका पेंशन भी बढ़ेगा। तो यानी आपका पेंशन सेम नहीं रहेगा, आपका पेंशन हर साल बढ़ता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यूपीएस में। थर्ड है, आपके जाने के बाद आपकी स्पाउस को भी आपकी पेंशन का 60% मिलेगा। तो मतलब यहां जो 71,000 है उसका 60% यानी करीबन 42,000 जो है वो मिलता रहेगा आपकी वाइफ को। अगर आप चले गए उसके बाद भी जब तक वो जिएंगी तब तक उनको भी मिले। तो यानी आपकी वाइफ का भी ख्याल रखा जा रहा है। चौथा, चाहे आपकी पेंशन कितनी भी कमा रही हो, तो एक उदाहरण लेते हैं कि आपने सिर्फ 11 साल सर्विस करी और आपने 6,000 की बेसिक सैलरी पे स्टार्ट किया, 9,300 आपका बेसिक प्लस डीए है, तो जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपका अमाउंट बनेगा 17,654। तो 17,654 का हाफ होता है 8,500 के आसपास। बट इन दैट केस ऑल्सो आपको मिनिमम 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। तो यानी यूपीएस में आपकी पेंशन कितनी भी बन रही हो, आपको 10,000 रुपए तो पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो ये एक मिनिमम गारंटी भी है, डिफाइंड बेनिफिट भी है और मिनिमम गारंटी भी है। अब आते हैं यूपीएस के नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान है टैक्स बेनिफिट्स जो है वो क्लियर नहीं है। तो एनपीएस में तो टैक्स बेनिफिट्स हमें बिल्कुल क्लियर है, पर यूपीएस में भी टैक्स बेनिफिट्स क्लियर नहीं है। सेकंड इशू ये है कि समझिए 8-10 साल के अंदर अंदर आपने तय कर लिया मैं प्राइवेट सेक्टर जॉब करने वाला हूं, चला जाऊंगा, कोई अच्छा ऑफर मिल गया, तो ये पेंशन गई, खत्म, ये पैसा जितना लगा था वो जीरो हो गया। तो गवर्नमेंट ने जो पैसा आपके बिहाफ पे डाला था, आपने जो पैसा डाला था, वो सब मिट्टी हो जाए। तीसरा, इसमें जो मैक्सिमम इक्विटी का एक्सपोजर है, जैसे एनपीएस में 75% है, इसके केस में सिर्फ 50% है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन है हमारे यूपीएस के इन्वेस्टमेंट में। अगला प्रॉब्लम है लमसम बड़ा कम मिल रहा है, बहुत कम लमसम है, हमारे को पैसे ही नहीं बन रहे इसमें, ठीक है। तो ये गाइस फर्क है यूपीएस और एनपीएस के बीच में। अगर आप यहां देखें, एनपीएस में यहां 3,440 रुपए बन रहे हैं। अब जो हमने लेटेस्ट एक सिचुएशन पकड़ी उसके हिसाब से सिर्फ 3,440 बन रहे हैं, बट यहां वही जो है वो डिफाइंड बेनिफिट के होने के कारण यहाँ पे एटलीस्ट आपको 10,000 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, बाकी जो आप इंटरेस्ट में कमा सके वो आपका बेनिफिट है। तो एनपीएस और यूपीएस के बीच में मैं एक्जैक्टली फर्क बता चुका हूं आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। अब आते हैं तीसरे सेक्शन में कि एनपीएस किसको लेना चाहिए और यूपीएस किसको लेना चाहिए, पर उसको जानने से पहले लाइक जरूर दबाना, सब्सक्राइब कर लो। बताया ना, अभी सिर्फ 23% लोगों ने किया है, आपको करना जरूरी है। तो गाइस सबसे पहले एनपीएस उनको लेना चाहिए जिनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज हो या वो नॉलेज गैदर करना चाहते हो, ताकि वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा लमसम अपने लिए क्रिएट करें। तो सबसे पहले अगर आप मार्केट्स में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा बहुत मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको एनपीएस लेना चाहिए। एनपीएस आपके लिए बेहतर है। सेकंड, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको जो लमसम मिलेगा आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एक तो करीबन 30-35 साल का इन्वेस्टमेंट का जर्नी भी आपका रहेगा, वो भी आपको मैनेज करना है, और जब आपको पैसे मिल जाएंगे, लमसम में मिल जाएंगे, तो उसको भी आपको अच्छे से मैनेज करना है। तीसरा, अगर आपका थोड़ा भी मूड है ना कि आपको प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करना है कुछ सालों बाद, तो फिर एनपीएस आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आपके पास रिटेन हो जाएगा। चौथा, आपको लगता है कि 10 साल के अंदर अंदर आप नौकरी छोड़ के या तो बिजनेस चालू कर दोगे, या हो सकता है अगेन कोई प्राइवेट जॉब कर लोगे या बिजनेस कर लोगे, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको एनपीएस लेना चाहिए। तो अगर ये 4 सिचुएशंस मीट करती हैं आपकी पर्सनली, तो आप लिख लीजिए अपने जो चारों सिचुएशंस, अगर ये 4 सिचुएशंस मीट करती है ना, तो आप एनपीएस पे जाइए। तो अब यूपीएस पे किसको जाना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है यूपीएस खराब है, सिर्फ किसी चीज में कम पैसे मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं वो चीज खराब हो जाती है। अगर उसमें थोड़े कम पैसे मिल रहे हैं तो कुछ नेचर के लोग होंगे जिनको वो फिर भी सूटेबल होगा। सबसे पहले वो ऐसे लोग